नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लाइट्स में। दोस्तों, हम एएलपी प्रीवियस ईयर सीरीज की पार्ट 3 को कवर कर रहे हैं आज। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस हमेशा आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? सही आंसर है इसका अंशु मलिक। दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो नॉर्वे के ओस्लो में हुई थी, जो इसकी राजधानी भी है, और इसमें अंशु मलिक ने रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, अब इस एक चीज़ ध्यान दें कि इनकी जो फाइट हुई थी ये यूएसए की हेलेन मैरोलिस के अगेंस्ट हुई थी। ऑलराइट, हेलेन मैरोलिस जो यूएसए की रेसलर हैं, इनके अगेंस्ट फाइट हुई थी और इनको रजत पदक प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये 57 केजी वेट कैटेगरी में compete कर रही थी, जहां इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में से इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं और अक्षांश को लैटिट्यूड्स। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ऑलराइट, पहला स्टेटमेंट है कि अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जो लैटिट्यूड्स हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स ये सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेदित करते हैं, वो होता है पोल्स यानी कि ध्रुव पे। ये ध्रुव पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर जो है ये ग्लोब पे इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिससे कि टाइम जोन में डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट लोकेशंस को जो है वो समझा जाता है। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ग्लोब्स पे बनाई गई हैं ताकि कोऑर्डिनेट्स वगैरह समझा जा सके अच्छे से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 32 है कि कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स। यकृत कोशिकाओं मतलब किडनी टिश्यूज। ठीक है, में एससीआर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? मतलब एससीआर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये कौन सा काम करता है? तो जल्दी जल्दी इसका आंसर पहले कीजिए। आंसर है इसका, ये जो औषधियां होती है या जो भी हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। और क्या क्या काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जान लीजिए इसके बारे में। ये एक इस तरह की जालीनुमा रचना होती है। मैं अगर सही से नहीं बना पा रहा हूँ आप समझ जाओगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालीदार रचना होती है जो क्या करती है, जो टिश्यूज सॉरी सेल्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको बॉडी के डिफरेंट सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स तक ये पहुंचाने का काम करती है। एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। और जो भी बाई प्रोडक्ट्स वगैरह बनाया जाता है सबको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करती है? आरईआर। आरईआर करती है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो आरईआर से आप प्रोटीन सिंथेसिस याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का कौन सा पार्ट है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है? करंट की डायरेक्शन को क्या करता है? रिवर्स कर देता है। ठीक है, आंसर कीजिए। इसका आंसर है विभक्त वाला है, मतलब स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का काम ही होता है कि वो जो करंट के का जो डायरेक्शन होता है उसको जिस समय यूज किया जाता है उस समय ये स्प्लिट कर दे, मतलब रिवर्स कर दे। अब राइट, तो ये स्प्लिट रिंग होता है। एक बार देख लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम लोग जान लें। मोटर करता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
ऑलराइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। माइकल फेराडे ने इसका इन्वेंशन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रख लें आप लोग। और एक चीज जान लें, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि दो मैग्नेट्स लगे होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल के। एक जगह पे यहाँ बैटरी से कनेक्टेड भी होता है ये, बीच में एक कॉइल लगी होती है, ऑलराइट। और यहाँ पे एक कर्वेचर होता है जो राउंड एंड राउंड घूमता है, और इसी जगह पे जो है स्प्लिट रिंग लगी होती है। तो इस तरह से ये जो स्प्लिट रिंग है इसके डायरेक्शन को रिवर्स करता है, कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज, इसको रिवर्स करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये कर्वेचर घूमती है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे ये घूमते घूमते मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और अलग अलग तरह के यूजेस इससे लिए जाते हैं। ठीक है, आपने अपने घर में जो मिक्सर देखा होगा, ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पंप वगैरह भी इसी के प्रोसेस पे काम करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम लोग और जानेंगे जब हम लोग साइंस का क्लास लेंगे हम, तब आपको हम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बल्ब के फिलामेंट में क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा इसको बनाया जाता है, बल्ब के फिलामेंट को। तो सबसे पहले ये बताइए कि बल्ब के फिलामेंट को कौन से चीज से, कौन से एलिमेंट से बनाया जाता है। इसके लिए दोस्तों टंगस्टन का वायर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। साथ ही इसका गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, रेजिस्टिविटी भी हाई होता है। ठीक है, तो बल्ब के फिलामेंट को क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? तो उच्च प्रतिरोध, मतलब हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी प्राप्त करने के लिए जो है इसको बहुत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है ना, राउंड एंड राउंड बनाया जाता है, ताकि ये जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से होने में मदद करे। जो बल्ब होता है ना, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। ठीक है, और इस कारण से ये जब हीट होता है तो वो एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। ठीक है, जिस कारण से वो जो बल्ब है वो रोशनी प्रदान करता है। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? मतलब अगर आप धुएं से, मतलब कोई भी एक ऐसा कमरा है जिसमें काफी धुआं है, उससे अगर आप लाइट की रेज को पास करोगे ना, तो वो एक लाइन की तरह दिखाई देगी। सपोज ये एक रूम है, ठीक है, और ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, यहां से अगर ये लाइट आती है, ठीक है, और इस रूम में ना पूरा धुंध भरा है, तो ये लाइट जो है ना, वो उसकी रेज आपको जाती हुई, पास होती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, किसके कारण होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब डिफ्यूजन ऑफ लाइट के कारण ही फिनोमेना होता है। ऑलराइट, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मीडियम होता है ना, वो अचानक से ज्यादा डेंस हो जाता है। ठीक है, बाहर में ये स्कार्फ मीडियम होता है, और अंदर जाने के बाद ये जो मीडियम है धुएं के कारण ज्यादा डेंस हो जाता है। अक्सर आप लोग सुबह सुबह जिसके घर में धूप आता होगा ना, वो लोग इस चीज को फील करते होंगे, टिंडल इफेक्ट को रोज फील कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया था, और अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इससे पहले भी हमने देखा था एम एस धोनी को जब 2018 में जो खेल रत्न पुरस्कार मिला था राजीव गांधी, तो उसी समय हमने क्वेश्चन को डिस्कस करते समय बता दिया था कि इस अवार्ड का नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं 37वां क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार
कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो दोस्तों 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। और जो शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, इसमें लैंग्वेज का जिक्र है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का जिक्र है इसमें। और पूरे 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब 22 भाषाओं में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। श्वसन की कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब रेस्पिरेशन? ठीक है, दो तरह का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आंसर कीजिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पाइरुवेट एथेनॉल में बदलता है? बिल्कुल नहीं, पाइरुवेट जब एथेनॉल में बदलता है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ग्लूकोज का पाइरुवेट बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज पाइरुवेट में दोनों ही रेस्पिरेशन में टूटता है। पाइरुवेट का CO2 में रूपांतरण, पाइरुवेट CO2, इसको इस तरह से पढ़िए, CO2। ऑलराइट, CO2 में रूपांतरण नहीं, इसमें भी नहीं होता। पाइरुवेट CO2 और H2O, बिल्कुल यही सही है। पाइरुवेट जो है ये CO2, H2O और ATP में कन्वर्ट होता है। ऑलराइट, ATP में, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे। एक बार इसको ना आपको केमिकल फॉर्मूला के रूप में भी देख लो। पाइरुवेट बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोज होता है जो छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखते हैं पाइरुवेट किस तरह से CO2 और H2O में टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12O6। और जब ये टूटता है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O एंड ATP बनाता है। तो ये केमिकल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रेस्पिरेशन का बेसिक फॉर्मूला है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया अलग अलग तरीके से, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करते चले। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लें, अच्छे से याद करके चले। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, और जल्दी से आंसर कर दीजिए। पेरियार नदी जो है केरल राज्य से होकर के बहती है। अब केरल राज्य की बात हुई है तो इसका CM बता दीजिए जल्दी से, गवर्नर बता दीजिए, और इसका कैपिटल भी आप बताते चलिए। चलिए, CM है इसके पिनरई विजयन, P विजयन। ऑलराइट, गवर्नर कौन है? RV आर्लेकर, करंट गवर्नर RV आर्लेकर। और इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ऑलराइट, इतनी चीजें केरल के बारे में हम याद करते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संबंध ओम नियम, ओम्स लॉ को सही गणितीय रूप में निरूपण करता है? सबसे पहले आप ओम्स लॉ बताइए क्या होता है। ओम्स लॉ हम सबने पढ़ा है, बेसिक साइंस है, जो सबको लगभग पढ़ना ही होता है, सब लोग पढ़ते हैं। कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज होता है ना, अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब पूरे कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ये इसके अंदर प्रवाहित जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है इसके रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल नहीं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट थ्रू अ कंडक्टर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो क्या होता है? R, रेजिस्टिंग, सॉरी रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किस चीज का होता है? कंडक्टर का। ऑलराइट, तो V इज इक्वल टू IR इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रीस कर भूमि में प्रवेश करती है। रीस कर मतलब अंदर, जैसे किसी भी चीज के भीतर जब पानी चली जाती है, जैसे मिट्टी के भीतर पानी चली जाती है, तो कहते हैं ना कि पानी रीस रहा है उसके भीतर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किस प्रोसेस के द्वारा पानी के भीतर जो है ना वो, सॉरी, मिट्टी के भीतर या किसी भी चीज के भीतर पानी प्रवेश कर जाती है? इंग्लिश में इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, हिंदी में अंतःस्यंदन कहते हैं। ठीक है, भूमिगत जल जो होती है ना, अंडरग्राउंड वाटर,
ये भी इसी प्रोसेस के कारण जमा हो जाती है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन के कारण कई जगहों पे भूमिगत जल ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये इनमें से किस राज्य में, किस स्टेट में पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो सही आंसर इसका केरल। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, ये वैसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर माउंटेन रेंजेस होते हैं। ठीक है, माउंटेन रेंजेस होते हैं जहां पर ज्यादा, और ज्यादातर ये वेस्ट कोस्ट के पैरेलल चलता है। जो पश्चिम घाटी होती है ना, उसके पैरेलल चलता है। तो और कौन कौन से राज्य में पाया जाता है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तमिलनाडु में, केरला तो हो ही गया, कर्नाटका में भी पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इन सब जगह पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिल जाएंगे। इसका सही आंसर केरल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम बताइए। ठीक है, एक्सपेंडेबल हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम बताइए जिसका दिसंबर 2021 में डीआरडीओ द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर है अभ्यास। ये ग्राउंड टू एयर मिसाइल है जिसका दिसंबर 2021 में सफल परीक्षण किया गया था, और ये एक तरह से एयर डिफेंस में यूज किया जाता है। अब बात हुई है डीआरडीओ की, तो जल्दी से बता दीजिए कि डीआरडीओ की हेडक्वार्टर कहाँ है सबसे पहले, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 3 इमरजेंसी की प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, आप आर्टिकल के साथ एक्सप्लेन करते जाइए। हालांकि क्वेश्चन का आंसर करने के बाद ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर करता हूँ। इसमें जो है कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358। ठीक है, 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही, करेक्ट। 352 इज नेशनल इमरजेंसी। 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये भी सही है। ठीक है, 356 में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, ये भी सही है। एक फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। ठीक है, कभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता पड़े। ऑलराइट, अच्छा, एक चीज जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्कस कर ले थोड़ा इसको। 358 में अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है तो है क्या? आर्टिकल 358 में क्या है? चलिए एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 358 की चर्चा हुई है, तो 358 में क्या है? सस्पेंशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। अब जल्दी से आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको इमरजेंसी के दौरान छीना जा सकता है, और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आंसर है इसका आर्टिकल 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ राइट, सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो ये एकमात्र आर्टिकल है जिसको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ऑलराइट, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टिन लेड मिश्र धातु, टिन लेड का जो मिक्सचर होता है उसका उपयोग फ्यूज वायर बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, टिन लेड का जो मिक्सचर बनता है उसका गलनांक बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जो कि फ्यूज बनने के लिए बहुत उपयोगी है। तो पहला तो आंसर अपना सही हो गया ऑप्शन। दूसरा क्या है कि फ्यूज को विद्युतमय तार के साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है, विद्युतमय तार मतलब कंडक्टर के साथ जोड़ा जाता है। अगर कंडक्टर के साथ नहीं जोड़ोगे तो ये काम नहीं करेगा ना फ्यूज। फ्यूज का तो काम ही है कि आपके घर के अप्लायंसेस को बचाना। जब भी वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है, तो फ्यूज वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि जो सर्किट है वो टूट जाती है और आपके अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो इसको ब्रेक होने के लिए इसका सबसे पहले तो जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो कम होना चाहिए। और टिन लेड का जो मिश्र धातु है, इसका जो गलनांक है कम होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं, फ्यूज वायर बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। नहीं, उच्च तो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है इसका, 1 और 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों, ये दोनों करेक्ट है। ऑलराइट, फ्यूज वायर बनाने के लिए हमने एक बार पहले भी बताया है, जो कॉमन सबसे कॉमन है ना वो टंगस्टन है। सॉरी, टंगस्टन से फिलामेंट बनते हैं, हेमस्टिक। कई जगह पे कॉपर वायर का भी यूज किया जाता है, कार्बन का भी यूज किया जाता है, आजकल तो घरों में एमसीबी भी यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो टंगस्टन किसके लिए प्रयोग होता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं एक बार। न्यूमेरिकल है कि 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट, ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और फोकस दे रखा है एफ 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन की हम बात करेंगे, फिलहाल हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज का क्या होता है फॉर्मूला, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। हमारे पास यू है, वी नहीं है, तो पहले वी को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से एक बार बता दीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ अब लगाते हैं सब कुछ, साइन कन्वेंशन भी। 1/v वी हमें निकालना है, 1/f माइनस 1/u। ऑल राइट, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देख लीजिए। 1/f, f इज इक्वल टू 8, मतलब 1 माइनस 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में आता है फोकस, माइनस 1/u। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा ही निगेटिव होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। साइन कन्वेंशन अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा अप्लाई कीजिए इसको। u क्या हो जाएगा, -1/12। राइट, तो -1/12, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज। एलसीएम ले 24, दिस इज -3 एंड दिस इज +2, दैट मींस -1/24। -1/24 माइनस साइंस क्या डिनोट करता है यहाँ पे, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी मिरर के लेफ्ट साइड पे ही बन रहा है। तो वी का जो आगे वैल्यू ये है 24। ऑल राइट, यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं यूज करें, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ यही डिनोट करता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रकार उसका कैसा है, वो कहाँ पे बन रहा है। ऑलराइट, इसका यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला में। ना अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला में, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमें प्राप्त करना है, तो इसको हम एच से डिनोट कर देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, -v/u। v का फॉर्मूला क्या है, 24, u इज इक्वल टू योर 12। ऑलराइट, -v/u ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस कैंसिल, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या डिनोट करता है, ऑब्वियसली ये जो है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका इमेज बन रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड की ओर नहीं, नीचे साइड की ओर है। तो इसका सही आंसर 2 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर। साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, साइंस में बहुत डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, साइंस के लेक्चर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, जल्दी से एक बार मौलिक अधिकारों की हम चर्चा कर ले।
समय काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। ऑलराइट, तो आर्टिकल 16 कहता है यह है अवसर की समानता। ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी में आता है। ठीक है, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है तो एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल बता दीजिए। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में आता है। कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं? सबसे पहला देख ले, समता का अधिकार। ठीक है, समता मतलब इक्वालिटी। कौन कौन सा आर्टिकल? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। समता और स्वतंत्रता। समता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में आता है। इसका आता है आपका स्वतंत्रता, फ्रीडम। इसी के अंदर बहुत सारे आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 19 टू 22। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण के विरुद्ध के बाद क्या है आपका? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑलराइट, यह आता है आपका 25 टू 28। नेक्स्ट कौन सा आता है? एक बार नीचे चल के यहीं पे कर ले। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा कौन से आर्टिकल में आता है? कल्चरल कल्चरल एजुकेशन वाला 29 एंड 30। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लें। संविधान की आत्मा कहा था इसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ऑलराइट, थोड़ा क्लीन अप कर लें क्योंकि स्पेस बचानी है। अगला क्वेश्चन भी जो है वो न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड है, तो थोड़ा सा तो हमें स्पेस चाहिए ना। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा अब तक। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई एल और ए अनुप्रस्थ काट, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्षेत्रफल वाले एक वायर तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। ऑलराइट, समान पदार्थ से निर्मित लंबाई एल और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले वायर का प्रतिरोध क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का? व्हेन कंडक्टर, सॉरी, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इसको ओम मीटर से दर्शाते हैं। ऑलराइट, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका वैल्यू आपको दे रखा है 0.5, रू का वैल्यू हमें निकालना है। एक चीज और कह रहा है कि समान लंबाई समान पदार्थ से निर्मित। ऑलराइट, तो रेजिस्टिविटी हमेशा ही सेम होगा। तो हम सबसे पहले रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, एल बाई ए। तो रो विल बी इक्वल टू 0.5 ए बाई एल। अब इसी रो का वैल्यू हम नेक्स्ट वाले में पुट करेंगे। हमें नेक्स्ट में क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू रो एल आपका सेम है, समान लंबाई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। आर की वैल्यू हमें चाहिए, 2 का वैल्यू हमने निकाल रखा है 0.5 इंटू ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एल बाई 2a। कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा आपको 10 2। तो r इज इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स 0.25 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है रेजिस्टेंस का, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए।
ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर की, एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। मुख्य फोकस ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन का कहना है कि रेडियस दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ऑलराइट, आपको फोकस बताना है क्या होगा, बस इतना सा सवाल है। बिना पेन उठाए आंसर कर दीजिए। जब रेडियस 16 है तो फोकस कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू R बाई 2, सीधा 16 का ना 8 सेंटीमीटर, दैट इज आर आंसर, ऑलराइट। बाकी क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, इतना ही सिंपल सा आंसर है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। साइमन कमीशन, भारत आना, क्रिप्स मिशन, जालियांवाला बाग, चौरा चौरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीक्वेंस में मिलाना है बिना ऑप्शन देखे। एक बार हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, साइमन को बैक के नारे लगे थे, आपको याद होगा। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था 1929 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। इसके बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वो चरम सीमा पे पहुंच गया था, स्टार्ट होने लगा था। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 हुआ थी। इंपॉर्टेंट 13 अप्रैल, सॉरी 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। कौन सा कमीशन गठित हुआ था इसके बाद? हंटर कमीशन, ठीक है। इतनी चीजें आप इसे याद रखिए। और चौरा चौरी की घटना 1922 में हुई थी, जिसके बाद सविनय अवज्ञा नहीं, सॉरी सविनय नहीं, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। सिविल, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी, मतलब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था 1942 में। आई थिंक ये फरवरी में हुआ था, फरवरी के महीने में 1922 में, ऑलराइट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। 1B, 2A, ऑलराइट, 3C, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एएलपी से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है, ऑलराइट, 50। एंड इससे पहले भी हमने 27 किया था, सो इट मीन 77 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ऑलराइट। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अपने डाउट्स हमेशा की तरह कमेंट्स में छोड़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।